हेलो एवरीवन। तो बीकॉम पार्ट सेकंड जो बिज़नेस मैनेजमेंट का रिवीजन हमारा चल रहा था, लेकिन हमारी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में री एग्ज़ाम हुआ है ऑन 28 जून। तो उसके पेपर का हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं आंसर्स, और उनके साथ जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका भी। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। जितना आज की वीडियो में कवर हो पाएगा आज की वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक और बात, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से यू हैव टू अटैम्प्ट 60 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन आपकी जो हर कैटेगरी है, सपोज़ कैटेगरी 1 है जिसमें टैक्स और कॉस्ट है, तो 50 टैक्स के होंगे, 50 कॉस्ट के होंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से आपको एनी 60 करने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैनेजमेंट के इस पेपर को देख लेते हैं एक बार। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रबंध से आशय है पूर्वानुमान लगाना। दोनों लैंग्वेजेस में है क्वेश्चन, देख लेना। पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना और समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये किसने कहा था? ओके, सो द आंसर इज़ हेनरी फ्योल। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? देखो, हेनरी फ्योल ही ऐसे थे जिन्होंने समन्वय को एक अलग से काम माना था। ठीक है, पहली बात तो ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर नहीं भी पता है तो हेनरी फ्योल ही ऐसे थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन को अलग से एक काम माना था। हमने फंक्शन पढ़े थे उनके, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। और हेनरी फ्योल है कौन? हेनरी फ्योल मैनेजर थे जिन्होंने कौन सा थ्योरी दी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी बुक में? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल, 5 फंक्शन और 6 मैनेजरियल एक्टिविटीज़ उन्होंने दी थी। ठीक है, तो ये रिवीजन में अभी ये वाला टॉपिक तो हम कर चुके हैं, वीडियोस देख लेना जिसने नहीं देखी है। बाकी आगे और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था हेनरी फ्योल। नेक्स्ट इज़, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एट साइंस बोथ ए एंड बी। प्रबंध की कला है, विज्ञान है या दोनों है? तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों। द आंसर इज़ ए एंड बी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट, थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं। थियो हेमन के अनुसार द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर, कितनी अवधारणाएं हैं? द आंसर इज़ 3। कौन कौन सी हैं ये 3 अवधारणाएं? इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक साइंस है। दूसरा इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। और तीसरा बोला मैनेजरियल पर्सनल है। यहाँ पर पर्सनल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, 3 मैनेजमेंट के 3 कंसेप्ट हैं, साइंस, प्रोसेस एंड मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी हेनरी फ्योल ने। इन्होंने बोला था मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो कोई सामाजिक स्थान हो, चाहे वो कोई व्यापारिक स्थान हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो सार्वभौमिक अवधारणा किसने दी थी? हेनरी फ्योल ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, फ़ोटो ही ऐसी आई है। ठीक है, तो हम इसको मैं बता देती हूँ। अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है। अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है, द प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिकाज प्रॉस्पेरिटी इज़। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कुशल प्रबंध, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन किसने दिया था? ये भी हैं हेनरी फ्योल। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? किसी एक पर्सन के पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर होंगी, एक ही सेंटर में होंगी डिसीजन मेकिंग पावर, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। जब हम इस पावर को बांट देते हैं
ठीक है, अलग अलग इंसानों में या सबऑर्डिनेट्स में पावर्स को बांट दिया जाता है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों ही हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर ने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। देखो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्यों? क्योंकि टेलर ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के मोस्ट जगह पर 4 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं या 5 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ना तो 4 है ना 5 है, ठीक है। इसके अलावा 14 प्रिंसिपल दिए थे फ्योल ने। तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेलर कौन थे, FW टेलर। क्या दिया था इन्होंने, साइंटिफिक मैनेजमेंट। कितने प्रिंसिपल दिए थे, 4 प्रिंसिपल, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, आई थिंक एक मिसप्रिंट हो गया है कुछ भी, क्योंकि ये इंग्लिश में भी सेम ही है, टेलर ही है और ऑप्शंस भी सेम ही हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दें तो बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पदाधिकारियों से संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्योल ने किया था। द थ्योरी ऑफ स्केलर चेन, ये किसने दिया था? सही बात है, हेनरी फ्योल ने दिया था। द आंसर इज सत्य, राइट, ट्रू। स्केलर चेन होती क्या है? स्केलर चेन इस तरह से चेन होती है, सबऑर्डिनेट्स की हिरार्कियल मॉडल होता है कि भाई अगर D को G से बात करनी है तो यहाँ से पूरी चेन कंटिन्यू करके जानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो G तक बात पहुँचेगी, ठीक है। इसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डायरेक्टली इससे बात की जा सकती है। इस इमरजेंसी पीरियड को या इस लेवल जंपिंग को हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का सिंपल सा मतलब है लेवल जंपिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंटस तथा ओ डॉनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। ये भी उस चार्ट में था जो हम रिवीजन चार्ट कर रहे हैं, ये भी 5 ही है। इन्होंने कौन कौन से कार्य बताए हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC। और हेनरी फ्योल ने कितने बताए थे? इन्होंने भी 5 ही बताए थे, लेकिन वो क्या था? POCCC, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करता है? तो दिस इज़ ऑल्सो इन द डाउट कि 75 होगा या 100 होगा, क्योंकि उनका मेन काम तो प्लानिंग करना ही होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत स्टाफिंग भी करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। इसके अलावा लीगल फॉर्मेट्स भी वो लोग देखते हैं, सॉरी लीगल, ठीक है। तो ये आई हैव सर्च लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वी हैव 2 क्वेश्चन इन डाउट नाउ। एक तो वो टेलर वाला कि कितने प्रिंसिपल दिए थे, एंड ये वाला, ठीक है। जो कि नेक्स्ट देखते हैं। संयोगिक विचारधारा के मूल तत्व हैं कंटिजेंसी स्कूल, द एलिमेंट्स ऑफ कंटिजेंसी स्कूल। हमने ये पढ़ा था कि कंटिजेंसी स्कूल जो है वो मॉडर्न थ्योरी है मैनेजमेंट की। इसके एलिमेंट कितने हैं? इसके एलिमेंट हैं 3। कौन कौन से हैं? एक तो है टास्क, एक है रिलेशन और एक है सर्कमस्टेंसेस। कंटिजेंसी थ्योरी है क्या? संयोगिक विचारधारा है क्या? इसके अनुसार कि पहले से ही कोई प्री प्लानिंग नहीं होती कि भाई हमें इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि जैसा भी संयोग बनेगा, जैसी भी सर्कमस्टेंसेस बनेंगी, हम वैसी सिस्टम को अपना लेंगे। तो इसमें हम टास्क के हिसाब से काम करते हैं, रिलेशन के हिसाब से काम करते हैं और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम करते हैं। तो ये 3 कंटिजेंसी थ्योरी के या कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। तो द आंसर वॉज 3, B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का उद्गम हुआ था। द सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सिस्टम अप्रोच कब बनी थी? देखो इसका आंसर वैसे 1960 आपको मोस्ट बुक्स में मिलेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा यही वाला ऑप्शन आ रहा है 1950, तो यही आंसर हम मानेंगे, ठीक है। 1960s बोला जाता है या 1960 में बोला जाता है, ठीक है। तो 1950 अप्रॉक्सीमेट आसपास ही है, तो हम उसको मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
द मॉडर्न स्कूल थ्योरी इंक्लूड्स, आधुनिक स्कूल विचारधारा में शामिल किया जाता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो मॉडर्न स्कूल्स में आती है, ठीक है। जर्नल और क्लोज्ड ये दोनों जो हैं वो सिस्टम में आते हैं, सिस्टम थ्योरी में आते हैं, ठीक है। और सिस्टम थ्योरी जो है उसमें 4 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, स्पेसिफिक और जर्नल, बंद, खुली, विशिष्ट और सामान्य, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम थ्योरी के पार्ट्स हैं, सेकंड और थर्ड। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तो हम ऑल ऑफ द अबव लगाते, क्यों? क्योंकि सिस्टम थ्योरी भी मॉडर्न है और सिस्टम के अंदर आने वाले भी मॉडर्न होंगे फिर, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज है और कंटिजेंसी स्कूल फिर हम इसको मानेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी थी? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी थी? हम इसको पढ़ चुके हैं, ट्राई टू आंसर। ओके, द आंसर इज़ एल्टन मायो। एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने हार्थन स्टडी करी थी, हार्थन स्टडी, जिसमें इन्होंने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, टेस्ट रूम स्टडी, ऑब्जर्वेशन स्टडी एंड इंटरव्यूइंग स्टडी। टेस्ट रूम में इन्होंने लाइट पर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन में ये बस बैठ गए थे, बैंक रूम जिसको इन्होंने कहा था, बैंक रूम में बैठकर ऑब्जर्वेशन किया था, एंड इंटरव्यू में इन्होंने 21,000 लोगों का इंटरव्यू लिया था, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला था? इनका रिज़ल्ट निकला था कि जो सोशल ग्रुप होते हैं, जो सोशल ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लेवल को, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो। ओके नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसकी है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक आपकी है पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर को ही मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का किसको कहते हैं? F.W. टेलर को। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का किसको कहते हैं? हेनरी फ्योल को। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का किसको कहते हैं? मैक्स वेबर को। और मॉडर्न मैनेजमेंट का किसको कहते हैं? पीटर एफ ड्रकर को, ठीक है। तो पीटर एफ ड्रकर की बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ओके नेक्स्ट, प्रबंध वह है जो प्रबंधक करता है। मैनेजमेंट इज़ वॉट मैनेजमेंट डज, ये स्टेटमेंट किसका है? देखो इस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से मुझे इतना एनालाइज करके पता चला कि जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना वो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ में तो देखो कितनी भी डेफिनेशंस हो आप सारी तो नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट है या जो हर बार आपको देखने को मिलती हैं कि जब भी मैनेजमेंट पढ़ते हो ये वाली डेफिनेशन मिलती है, उसको तो ध्यान में रखना ही है आपने, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट इज़, प्रबंध वह है जो प्रबंधक करता है। मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजमेंट डज, ये स्टेटमेंट है आपका लुइस एलन का। आंसर इज़ लुइस एलन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, समन्वय नहीं व्यक्तिवाद वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। ये सही है या नहीं है या डाउटफुल है, ठीक है। तो द आंसर इज देखो अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ये सही है, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसको शायद गूगल हिंदी से लिया गया है, तो इसका देखो कोऑर्डिनेशन, यहाँ कॉमा लगना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इसी हिसाब से समन्वय व्यक्तिवाद नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, ये मूल आधार है, ठीक है। 4 मूल आधार हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, क्या क्या हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पहला। दूसरा है आपका हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, तीसरा है कॉपरेशन
नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड चौथा है रीच टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी का कंपैरिजन करें और हिंदी को देखें तो इसका आंसर ट्रू होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश में जहाँ पर भी डिस्कार्ड आता है इंग्लिश वाले को सही माना जाता है। तो द आंसर विल बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा पेजेस ऊपर नीचे हो गए हैं, डोंट माइंड। तो जितने क्वेश्चंस अभी कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अभी 18 पे ही चलते हैं। ओके 18, नौकरशाही प्रबंध विचारधारा का प्रतिपादन, ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अभी अभी ऊपर बात करी थी मैक्स वेबर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए लाभदायक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए क्या अच्छा है। नहीं, देखो इसमें भी थोड़ा सा यही दिक्कत है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल है, और यहाँ पर क्या है कि प्रबंध के लिए क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम आने पर इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मैन्युफैक्चरर के लिए भी अच्छा है, लेबर्स के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज थे, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया, क्यों डाल दिया, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कौन थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। नियोजन होता है, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, या ऑल ऑफ द अबव, सब तरीके की होती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, कितने टाइप्स की प्लानिंग उन्होंने बताई है। द आंसर इज़ 4। 4, 4 तरह की प्लानिंग उन्होंने बताई है। कौन कौन सी, ये भी ध्यान रख लेना। ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल, ये टेक्निकल नहीं है, टेक्टिकल है, ठीक है, एंड कंटीजेंसी, ठीक है। ये 4 तरह की प्लानिंग जो है वो जॉर्ज आर टेरी ने बताई है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नियोजन आवश्यक है, नियोजन है आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, या धन की बर्बादी है। हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है भाई, ज़रूरी है प्लानिंग, तभी तो काम अच्छे से कर पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक डैश के लिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज़ एसेंशियल फॉर साइंटिफिक क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने थे, 24 एंड 25 यहाँ था। नियोजन एक डैश प्रक्रिया है, प्लानिंग इज़ अ डैश प्रोसेस, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, एम डिटरमाइनिंग प्रोसेस है, दोनों होगा, ठीक है। इसमें हम एम भी डिटरमाइन करते हैं और इसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से भी करते हैं, ठीक है। तो द आंसर विल बी ए एंड बी दोनों। निर्णय लेने में क्या सहायक है, निर्णय लेने में क्या सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज़ उद्देश्य। पहले हम उद्देश्य डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज़, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि काम करना कैसे है। ये दोनों भी प्लानिंग का ही एक पार्ट है, लेकिन मेन जो प्लानिंग होती है, जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है कि भाई हमें काम करना कैसे है, वो उसके लिए उद्देश्य जो है एक बेस रेडी करते हैं। इसलिए द आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मी इज़ इन डाउट, ठीक है, पहले बता देती हूँ। 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में मेरे लिए डाउट में रहे हैं, तो आपको अगर कोई डिफाइन सा आंसर मिलता है तो मुझे बता देना उसका। एक तो टेलर वाला आई थिंक क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा हमने देखा था, ध्यान नहीं कौन सा, एंड थर्ड दिस, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए प्रक्रिया। प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। प्रोसेस इज़ अ मेथड ऑफ विच कम्प्लीट्स वर्क, ठीक है। तो बट स्टिल आई विल से कि दिस इज़ इन डाउट फॉर मी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नीतियों की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़। देखो ये उद्देश्य की पूरक होती हैं, सही बात है। नीतियाँ नियोजन को दिशा प्रदान करती हैं, ये भी सही बात है।
प्लानिंग के लिए एक डायरेक्शन देती हैं। नीतियाँ निर्णय लेने की सीमा निर्धारित करती हैं कि हम कौन कितना निर्णय ले सकता है या किस तरह से निर्णय लिए जा सकते हैं। अब जब तीनों सही है तो उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। ओके ओके नेक्स्ट, एकल उपयोग की योजना लगभग डैश के लिए होती है। इसका आंसर है 1 वर्ष। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो ये 2 तरह की होती हैं, सिंगल यूज़ और एक परमानेंट प्लानिंग्स होती हैं। परमानेंट नहीं बोल सकते, सिंगल यूज़ प्लानिंग एंड स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज़ प्लान वो होती हैं जो एक बार बनाकर फिर आप छोड़ दे, नहीं, स्टैंडिंग प्लान्स वो होती हैं जो एक बार बनाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हो। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की बात करें तो AOA, MOA, ठीक है, और आपकी पॉलिसीज़। और सिंगल यूज़ प्लान वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, कि भाई उनको एक बार यूज़ करेंगे, अगले साल के लिए कुछ और यूज़ करेंगे। जैसे मेथड, कि इस मेथड से हमें काम करना है, रूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो अब सिंपल सी बात अभी बात करिए, सिंगल यूज़ प्लान्स जो हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। कॉरपोरेट प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। द आंसर विल बी बोथ A एंड B। ओके नेक्स्ट, देखो यहाँ पर भी कॉरपोरेट प्लानिंग को समष्टि नियोजन नहीं लिखना चाहिए था। कॉरपोरेट प्लानिंग को या तो कॉरपोरेट प्लानिंग ही लिखते, ठीक है, या दूसरा वर्ड अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट स्टिल समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। तो इंग्लिश में पढ़ लेना क्वेश्चन जो भी आए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डैश इज़ अ समरी बजट इन कॉरपोरेट फंक्शनिंग बजट। एक समरी बजट होता है निम्न में से क्या? द आंसर इज़ मास्टर बजट। मास्टर बजट में सारे बजट्स की एक समरी होती है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। रोकड़ बजट में क्या होता है? रोकड़ बजट सिर्फ कैश का बजट होता है कि इतना कैश हमारे पास है, इतना हमारे पास आना है, इतना हमारे पास से जाएगा और इतना हमारे पास बच जाएगा। स्थाई बजट में कि फिक्स ही रहता है सब, कि हमें 100 रुपये खर्च करने हैं तो 100 ही करने हैं, 101 पे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं जो फिक्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं और उसमें चेंज करना बहुत रिजिड बजट होते हैं। विक्रय बजट सेल्स के लिए होता है। वैसे बजट क्या होता है? बजट होता है प्री प्लानिंग या फॉरकास्टिंग। किसी भी चीज़ की फॉरकास्टिंग करना इज़ बजटिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में उद्देश्यों का निर्धारण होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, पहले इस चीज़ को समझ लो, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि पहले आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो, किसके? हर एक यूनिट के, कि भाई ये काम करेगा, इसका ये उद्देश्य, इसका ये उद्देश्य, इसका ये उद्देश्य, इसका ये उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद सारे लोग काम करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जो है ना, जैसे कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई एम्प्लॉई वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेगा कि मैं ये वाला काम करूँगा और इस उद्देश्य से करूँगा, तो ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किसके किए जाते हैं? इकाई के, यूनिट के, हर एक यूनिट के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, MBO इज़ अ टेक्निक। ये एक तकनीक है काम करने की, ठीक है। चलो आगे, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध डैश के मार्ग को कठिन बना देता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से किस चीज़ का, क्या चीज़ है जो डिफ़िकल्ट हो जाती है किसी मैनेजर के लिए? द आंसर इज़ नियंत्रण, कंट्रोलिंग, क्योंकि सबके उद्देश्य डिसाइड हैं, सबके काम अलग हो रहे हैं, हर एक को कंट्रोल करना या हर एक को एनालाइज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए नियंत्रण जो है वो थोड़ा सा टफ बना देता है MBO। उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रत्यायोजन को डैश करता है, डेलीगेशन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डैश डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है?
देखो, सब डेलीगेशन होता है कि अपने काम को किसी और को ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली। जैसे आपको कोई फ़ाइल बनाने को मिली और आपने अपनी सिस्टर से जो है वो हेल्प मांगी, ठीक है, उसको बोला कि है ना, देख मुझे 15 पेज लिखने हैं, अगर तू 3 4 5 तो कितने भी लिख दे, ठीक है, मेरी हेल्प कर दे। तो पावर, काम तुम्हारा था, ठीक है, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का, ठीक है, अथॉरिटी जो है वो उसको दे दी जाती है कि तुम ये काम कर लो, अपने हिसाब से कर लो और जैसे तुम्हें सही लगे वैसा कर लो। तो इससे डेलीगेशन जो है वो प्रोत्साहित होता है, एमबीओ से डेलीगेशन प्रोत्साहित होता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की अथॉरिटी आ गई, ठीक है, और ये अथॉरिटी क्या हो रही है, डेलीगेट हो रही है, इसके पास ट्रांसफ़र हो रही है। दैट्स वाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ इनकरेज्ड बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में डैश होता है, देयर इज़ डैश इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मोटिवेशन, अभी मैंने बात की थी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई मैंने खुद डिसाइड किया है कि मैं ये काम करूँगा और अब मैं नहीं कर पाया तो कितना ज़्यादा नाम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो इस काम के चलते वो लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। 36 क्वेश्चन हो गए, नॉट बैड। ओके, नेक्स्ट, बाहरी पर्यावरण विश्लेषण के घटक हैं, बाहरी पर्यावरण विश्लेषण के घटक हैं, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। देखो, बाहरी पर्यावरण के अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, ठीक है, तो दो तरह का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में वो चीज़ें आती हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में हैं, और एक्सटर्नल में दो तरह की चीज़ें आती हैं, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो, उसका जो माइक्रो पार्ट होता है उस पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होता है, और जो मैक्रो पार्ट होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो मैक्रो पार्ट को पेस्टल, मैक्रो पार्ट में पेस्टल आता है, पेस्टल अभी बताती हूँ पेस्टल क्या होता है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोलॉजिकल, S फॉर सोशियो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड E फॉर इकोनॉमिकल एंड L फॉर लीगल। राजनीतिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक और कानूनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, आर्थिक है, सामाजिक है, तकनीकी है, इसमें से सभी आते हैं इसमें, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ई टॉप विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है? ई टॉप विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ई टॉप क्या होता है? एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। एनवायरनमेंट से हमारे लिए जो दिक्कतें आ सकती हैं वो, और हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं वो, उसका एनालाइजिंग करना इज़ ई टॉप एनालाइजिंग, ठीक है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आती है, कॉम्पिटिटिव्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ भी आती है कि क्या स्ट्रेंथ रहेगी, वीकनेसेस नहीं आती, द आंसर विल कमज़ोरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी गिवन बाय। बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट ए साइमन ने, ठीक है। नेक्स्ट,
अनुमानात्मक विधि निर्णय लेने की एक विधि है। जजमेंटल टेक्निक इज अ टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। द आंसर इज राइट। अनुमान लगाना, फॉरकास्ट करना, ठीक है, प्लानिंग का ही एक मेथड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप्स हैं और क्या क्या हैं वो अभी बात करते हैं। कितने स्टेप्स हैं वो आप आंसर करने की कोशिश करो। ओके, सो द आंसर इज 6। कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्क को कि काम है क्या क्या हमारे पास। उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग द वर्क, जिसको हम डिपार्टमेंट बनाना कहते हैं कि भाई ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है, ये कैश डिपार्टमेंट का काम है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है, एक्सेट्रा। पहले हमने देखा काम क्या क्या है, फिर हमने काम को बांट दिया। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिश हिरार्की, हमने एक हिरार्की बिठा दी कि ऊपर सीनियर ये होगा, जूनियर, सीनियर पर इतनी पोस्ट होंगी, जूनियर पर इतनी पोस्ट होंगी, इतने लेवल पर लोग काम कर रहे होंगे, जूनियर के लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी होंगी, ऊपर के लिए हमें इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेट्रा। उसके बाद हम करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, काम दे दिया सबको। ठीक है, फिर हम कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, कोऑर्डिनेशन करवाएंगे कि भाई काम कर लो सब लोग आपस में। उसके बाद हम करेंगे मेजरिंग कि क्या काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या था? आइडेंटिफाई द वर्क, ग्रुपिंग द वर्क, इस्टेब्लिशिंग हिरार्की, ठीक है, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मेजरिंग द वर्क। कितने हो गए? 6 स्टेप। किसके? ऑर्गेनाइजिंग के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। ऑर्गेनाइजेशन करता कौन है? ऑर्गेनाइजेशन करता है उच्चतम प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। संगठन एक उपक्रम के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय बनाने की कला है, समन्वय है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन, नहीं सॉरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ लिंक, कड़ी है, बिटवीन वेरियस फैक्टर्स इन एन एंटरप्राइज। संगठन एक उपक्रम के मध्य विभिन्न तत्वों के मध्य कड़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उत्तरदायित्व तथा डैश साथ साथ चलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डैश गो हार्ड इन हैंड टुगेदर। तो द आंसर इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल किसने दिया था? ये भी हेनरी फ्योल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना अथॉरिटी किसी के पास ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास ज़्यादा। जितनी अथॉरिटी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। संगठन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, द आंसर इज फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनम, ZATIONEM। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है। फ्रेंच भाषा का कौन सा वर्ड? ऑर्गेनाइजेशन के आगे बस नम जुड़ गया है, ऑर्गेनाइजेशनम, एंड इसका मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, चलो आगे। रेखा संगठन में डैश से आदेश प्राप्त किए जाते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, पहले सबसे पहली बात, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है ऐसे, हिरार्कियल, कि इसके नीचे ये इसका जूनियर, ये इसका जूनियर, ये इसका जूनियर, ये इसका सीनियर, इसका सीनियर और इसका सीनियर। तो इसमें एक इंसान कितनों से ऑर्डर लेगा? एक से ही लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अधिकतम अनुशासन होता है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन कहाँ पाया जाता है? आंसर है आपका रेखा संगठन में। ठीक है, अब बाकी संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन क्या है? जब हम लाइन स्टाफिंग में
लाइन में एक स्टाफ के मेंबर को जोड़ देते हैं, स्टाफ मेंबर को जोड़ देते हैं। वो क्या करता है, वो सिर्फ एडवाइस देने का काम करता है, ठीक है। तो वो होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है समिति ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना होगा कि कमेटी बैठी है, तो कमेटी बेसिकली इज़ अ ग्रुप जो डिसीजन मेकिंग में काम करती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शंस के हिसाब से बटा हुआ होता है कि सेल फंक्शंस किसका है, फाइनेंस का फंक्शन किसका है, मार्केटिंग का फंक्शन किसका है। तो जब हम फंक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बांट देते हैं, दैट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन। एक लाइन चलती है, हिरार्की की स्तर चलते हैं, तो वो रेखा संगठन। समिति में एक ग्रुप होता है जो डिसीजन मेकिंग में काम करता है, और जब लाइन के साथ में स्टाफ जोड़ देते हैं एक जो कि एडवाइस देने का काम करता है, वो लाइन एंड स्टाफ। सबसे ज़्यादा डिसीजन हमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, डैश में विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मामलों पर सुझाव देने के लिए रैखिक प्रबंध से जुड़े रहते हैं। अब भी ऊपर बात करी है कि हम एक स्पेशलिस्ट को बिठाते हैं कि वो हमें एडवाइस देगा, किसमें, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। उस पर्सन को हम स्टाफ ही कहते हैं, ही इज़ द स्टाफ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रैखिक तथा स्टाफ सत्ता में डैश का भी एक स्थान है। रैखिक तथा स्टाफ सत्ता में डैश का भी एक स्थान है। डैश ऑक्यूपाइज अ पोजीशन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी। द आंसर इज फंक्शनल अथॉरिटी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये तो अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फंक्शनल अथॉरिटी क्या है, कोई पर्सन जो है वो ऑथराइज होगा फॉर हिज फंक्शंस, ठीक है। तो जब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें फंक्शनल अथॉरिटी भी होती है लोगों की, ठीक है, ऐसा बताया गया है। ओके, वील डू 50 क्वेश्चंस अभी, ठीक है, 15 नेक्स्ट वीडियो। संगठन संरचना के प्रारूप हैं। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर, कितने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं? द आंसर इज 7। कौन कौन से? हिरार्कियल, फंक्शनल, हॉरिजॉन्टल, डिविजनल, मैट्रिक्स, टीम बेस्ड एंड नेटवर्क इस, ठीक है। इन सबको डिटेल में जब हम ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन वाला चार्ट करेंगे, ठीक है, अभी प्लानिंग का होगा नेक्स्ट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उसमें हम सबको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि 7 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम एक ब्रीफ जब इंट्रोडक्शन लेते हैं तो 7 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो वी डिड 50 क्वेश्चंस। इसको एनालाइज करके मुझे ये समझ में आया कि क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। मुझे टॉपिक वाइज दिखे इसमें क्वेश्चन कि पहले इंट्रोडक्शन था, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, फिर प्लानिंग के क्वेश्चन थे, अब ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, फिर स्टाफिंग के क्वेश्चन हैं, इस तरह से, ठीक है। और तीसरी बात कि आपने 60 क्वेश्चन अगर करने हैं 100 में से, तो आपको अपने प्लस पॉइंट की तरफ जाना है कि जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को तो, और या जो क्वेश्चन जो आपको 100% पता हो कि हाँ ये सही है, उनको पहले कर लो, ठीक है। एज़ वी डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग, तो बचे हुए क्वेश्चंस का थोड़ा सेंस लगा के, थोड़ा तुक्का लगा के कैसे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप इतने क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।